हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो वैसे जिस टाइम ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो उस दिन क्या दिनांक है? 21 दिसंबर। तो आज आपका एक वैसे जीके का क्वेश्चन बनता है कि साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो आज ये अभी साल का सबसे छोटा दिन, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। और बाकी अपने आगे विचार करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अपने पहले जिसमें क्लासें हो चुकी थी, अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। कौन सा भाई? आवर्त बीजों की आकारी की, जिसमें हमने जड़ के बारे में, तने के बारे में, पत्ती के बारे में, पुष्प के बारे में और फल के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन कर लिया था। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या आपको लगे कि सर ने ये चीज सही नहीं बताई तो मुझे वो आकर बता सकता है। और बाकी अपने जो भी अपना टॉपिक है, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। तो अगर फिजिक्स वाला कोई बच्चा ये टॉपिक पहली बार देख रहा है, ध्वनि तरंगे, तो इससे पहले अपना एक फिजिक्स का टॉपिक आया हुआ है तरंग गति, जिसमें मैंने बताया हुआ कि तरंगे क्या है, वो कैसे गति करती है, कितने प्रकार की होती है, वो सारी बातें मैंने बताई हुई है। अब यहाँ पर वही बातें बताने का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि वो अपने पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज अपने सीधी बात करेंगे ध्वनि तरंगों की। ध्वनि तरंगों, देखो, ध्वनि तरंगों का मतलब, ध्वनि का मतलब वॉइस होता है, तरंगों का मतलब आपको पता है वेव्स होता है, ठीक है। अब देखो, आपको ना एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी चीज हम बोलते हैं या किसी भी चीज की ध्वनि आती है तो हम वो सुनते हैं, तो वही ध्वनि होती है। एक प्रकार से ध्वनि भी क्या है? एक ऊर्जा। ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा संरक्षण का एक नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? पूछा गया क्वेश्चन है ये। या ध्वनि क्या है? एक ऊर्जा है, इसलिए मुझे याद आ गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम एक बात कहता है। वो बात क्या कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता, पर बात बहुत अच्छी थी। वो कहते हैं ना कि मैं कल जागरण में गयो, जागरण में बड़ी तकड़ी बात कही, के तकड़ी कही, कबा तो मन नहीं कौन बताओ के तकड़ी कही, पर बात बहुत तकड़ी नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि जो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है, ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा होती है ना, संपूर्ण ऊर्जा या कुल ऊर्जा, उससे न तो आप नष्ट कर सकते हो, न तो नष्ट कर सकते हो और ना ही उसका सृजन कर सकते हो। यानी कि आप कोई भी नई ऊर्जा नहीं बना सकते और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हो। तो फिर ऊर्जा का रूप परिवर्तन कर सकते हो, ऊर्जा का रूप परिवर्तन कर सकते हो। चलिए आपको ना एक चीज बताता हूं। अभी इसको कैसे प्रूफ करें? अपने आपका रूम होगा, आपका वहां पर लाइट होगी, तो लाइट का जैसे ही आप जो स्विच होता है बल्ब का, वो स्विच ऑफ करोगे तो लाइट चली जाएगी, यानी कि जो बल्ब होता है वो ऑफ हो जाएगा। ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा। उसका मतलब यह है कि विद्युत ऊर्जा होती है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? प्रकाशीय ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में? प्रकाशीय ऊर्जा में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऊर्जा का सिर्फ रूप बदल सकते हो। ऊर्जा संरक्षण वाला नियम जैसे अपने चैप्टर और आएगा तो डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्वनि भी क्या है? एक ऊर्जा है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बोली थी कि ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित रहती है, और ध्वनि की ऊर्जा है वो भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई रहती है। ज्यादा बातें नहीं करते, अपने टॉपिक पे आते हैं। ध्वनि तरंगे, यह जो तरंगे होती हैं वो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे प्यारे बच्चों? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। यानी कि ये इस तरह से चलती हैं, लंबवत, इस तरह से। ये दोनों की दिशा, तरंग की दिशा और उसके संचरण की दिशा दोनों क्या होती है? एक ही होती है। इस तरह से जो तरंगे चलती हैं वो ध्वनि तरंगे होती हैं या अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। दूसरा, इनका जो संचरण होता है वो सघन व विरलन में होता है। सघन व विरलन में होता है। विस्तार से अपने पीछे इसका पिछली क्लास आप देख लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं डायरेक्ट फिर पिछली क्लास पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं करवा चुका हूं। अब पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं? तो आप कहोगे कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है वो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको। चलिए आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन, इनकी जो उत्पत्ति होती है ना, किसकी? ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो वस्तुओं के कंपन से होती है। वस्तुओं के कंपन से, किसी भी वस्तु के कंपन से ये ध्वनि तरंगे उत्पन्न होगी। वो वस्तु, पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस, कोई भी हो सकता है। ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ठोस, द्रव और गैस, कोई भी पदार्थ हो सकता है। इसी के साथ साथ मैं ये बता दूं कि ध्वनि तरंगों को
कौन सी तरंगों को? ध्वनि तरंगों को। यह क्वेश्चन पूछा गया है। संचरण के लिए, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता? माध्यम। और माध्यम आपका ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा ना प्रूफ करते हैं। ध्यान देना, ये क्या है? मार्कर ठोस है, ये भी ठोस है। अब इसमें ध्वनि कब उत्पन्न होगी? जब इन दोनों में कंपन होगा। चलो इनमें ध्वनि उत्पन्न करवाते हैं। ध्यान से देखना, इसको ध्वनि कैसे उत्पन्न होगी। दोनों में ध्वनि उत्पन्न हुई, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ? ऊर्जा का ट्रांसलेशन हुआ, जिससे क्या हुआ? इनमें कंपन उत्पन्न हुआ, तो ध्वनि उत्पन्न हो गई। अब एक बात मैं और बता दूं, इनका जो संचरण होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि तरंगों का सर्वाधिक संचरण होता है प्यारे बच्चों ठोस में। किसमें होता है? ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। संचरण की बात करें और उत्पत्ति की बात करें तो भी सेम है। संचरण और उत्पत्ति, ध्वनि तरंगे ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। सर ध्वनि तरंगे निर्वात में गति करती हैं? नहीं करती। ध्वनि तरंगे निर्वात में गति नहीं करती प्यारे बच्चों, निर्वात में गति नहीं करती। ध्वनि तरंगे निर्वात में गति नहीं करती, क्योंकि निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि तरंगे निर्वात में गति नहीं करती। एग्जाम्पल मैं बहुत बार बता चुका हूं और पिछली वाली क्लास में मैंने इसको पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। तो अब वो एक बार, अगर इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो पहले वो पिछली क्लास देखो, ठीक है। लेकिन उत्पत्ति कैसे होती है इनकी? वस्तुओं के कंपन से, लेकिन सभी प्रकार के कंपन से ध्वनि उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये कह रहा है कि जो ध्वनि तरंगों की जो उत्पत्ति होगी ना, जो ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति होगी वो तो कंपन से होगी, वस्तुओं में कंपन से होगी, ये बात कंफर्म है, वस्तुओं के कंपन से होगी। लेकिन सभी वस्तुओं में कंपन हो रहा है। अपने किसी भी वस्तु के अंदर कोई भी प्रकार का कंपन करवा दें, जरूरी नहीं है वो ध्वनि उत्पन्न करे। सभी ध्वनि तरंगे कंपन से उत्पन्न होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी कंपन करने वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करें। सभी कंपन करने वाली वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करें, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो ध्वनि, इनकी आवृत्ति आपको याद रखनी है। ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 Hz से लेकर 20,000 Hz प्रति सेकंड की आवृत्ति से ये तरंगे जो होती हैं वो गमन करती है और यही तरंगे हमें सुनाई देती हैं। इसका क्या मतलब है? आवृत्ति क्या होती है इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि आवृत्ति क्या होती है ना। तो आवृत्ति के बारे में बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना बता देता हूं कि जो आवृत्ति का मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है प्यारे बच्चों? हर्ट्ज होता है और इसको Hz से लिखते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज और इसे Hz से लिखते हैं। तो जो ध्वनि तरंगे जो कंपन करती हैं, कंपन मैंने आप तरंगे कैसे गति करती है तो कंपन में उसमें आवृत्ति तरंग वगैरह सारी बातें मैंने आपको बताई है। तो ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है जो हमें सुनाई देती है तो उनकी होती है 20 Hz प्रति सेकंड से लेकर, अगर 20,000 Hz प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड है, कोई भी ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति कम से कम कितनी हो 20 Hz प्रति सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 20,000 Hz या 20,000 हर्ट्ज प्रति सेकंड हो। कम से कम कितनी होनी चाहिए आपकी? 20 हर्ट्ज प्रति सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ट्ज प्रति सेकंड होनी चाहिए बस। अगर इससे ज्यादा है तो भी वो तरंगे हम नहीं सुन सकते और इससे कम है तो भी वो तरंगे की जो ध्वनि होती है वो अपने नहीं सुन सकते। क्लियर? आवृत्ति की तरंगे हम सुन सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि इसकी आवृत्ति प्रसार, पहला है अश्रव्य तरंगे। नाम से ही पता चल रहा है अवश्रव्य या अश्रव्य। वही क्या करते हो आप काम, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि चीजें अब आपको काम देने वाली चीजें आ गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में अपने। चलिए अश्रव्य तरंगे, नाम से ही पता लग रहा है कोई नई चीज नहीं। अश्रव्य, अ का मतलब नहीं, श्रव्य का मतलब सुनना।
नहीं सुनना ना। तो इसका मतलब क्या है, ये तरंगे या वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 Hz से कम हो, वे ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, तो उन्हें बोला जाता है अश्रव्य या अवश्रव्य तरंगे। ठीक है, इसे हम सुन नहीं सकते। कैसे? अब जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूं तो सीधी सी बात है, इनकी आवृत्ति कितनी है, 20 Hz से तो ज्यादा है, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो। लेकिन कई बार अपने क्या होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, इस तरह से अपने मुंह के अंदर ही बोलते हैं, तो अपने बोलते हैं ना मुंह के अंदर के बोले सामने बोल के दिखा, है ना। तो वो उनकी आवृत्ति कितनी होती है, बहुत ही कम होती है, यानी कि 20 Hz से कम होती है, हम वो आवृत्ति नहीं सुन सकते। ठीक है, तो वो कौन सी तरंगे हो गई, ध्वनि तरंगे हो गई। चलिए, दूसरा है श्रव्य तरंगे, ये हमारे कान सुन सकते हैं, तो कितनी होगी, 20 Hz से 20,000 Hz। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज प्रति सेकंड से लेकर 20,000 Hz प्रति सेकंड तक हो, तो वो तरंगे कौन सी होती हैं, श्रव्य का मतलब सुनना, श्रव्य का मतलब सुनना, अश्रव्य का मतलब नहीं सुनना, है ना। इतनी बात क्लियर। तो इसे हमारे कान सुन सकते हैं, बिल्कुल सुन सकते हैं भाई, कोई कानों को परेशानी नहीं है, इसे हमारे कान है जो सुन सकते हैं। चलिए, तीसरा प्रकार है पराश्रव्य। कौन सा श्रव्य? पराश्रव्य। वही मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ कि शब्दों के साथ खेला करो। पराश्रव्य, इसका परा का मतलब होता है कि ज्यादा या बहुत ज्यादा, और इसका सुनना। अब आप कहोगे सर ये ज्यादा सुनना, नहीं, जो हमारी लिमिट है, सुनने की लिमिट है, कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। लेकिन ये अगर कोई तरंग है जिसकी आवृत्ति 20,000 से भी ज्यादा है, क्या हम उसे सुन पाएंगे? नहीं सुन पाते। सर ऐसा कैसे? तो हमारे जो कान के अंदर जो, जैसे अपने सामान्य भाषा में पर्दे बोल देते हैं, उनकी भी सहन शक्ति, हमें जो चीज सुनाई देती है ना, तो हमारे कानों के पर्दों में कंपन होता है ध्वनि तरंगों के, इस वजह से हमें वो सुनाई देती है। ठीक है, तो अगर वो उनकी भी फिर सहन शक्ति होगी ना कुछ ना कुछ। अगर आपको मैंने बताया है कि ध्वनि तरंगों में क्या होती है, ऊर्जा होती है। अब 20,000 से ज्यादा आवृत्ति वाली तरंग अगर हमारे कानों में पड़ेगी, तो हमारा जो कान का पर्दा है वो उसे सहन नहीं कर पाएगा और वो डैमेज हो जाएगा, इसलिए हम परमानेंटली बहरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने हमारे कान जो होते हैं वो इससे ज्यादा ध्वनि नहीं सुन पाते, जिसे सामान्य भाषा में शोर कहते हैं। वैसे 20,000 से ज्यादा वाला तो शोर नहीं, वो तो घातक है, लेकिन इसको सामान्य भाषा में शोर बोल सकते हो आप, अपने जो सहन नहीं करते। अब जैसे अपने कोई अपने पास ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहा होता है, तो अपने ये अरे क्यों शोर कर रहे हो, है ना। कम आवाज में बता अपने ऐसे कहते हैं क्यों बोल रहे हो, या बहुत ज्यादा वो अति कर रहे हैं तो अपने ये कहते हैं क्यों शोर कर रहे हो, तो हम वो सुन नहीं पाते। अब ध्वनि तरंगे, अब ध्वनि प्रदूषण यही तो होता है, और क्या होता है, बंदा मेंटली डिस्टर्ब होता है उसमें। ठीक है, कान डैमेज हो जाते हैं मेंटली। ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, आवृत्ति बढ़ती है, हम शोर के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्वनि प्रदूषण होता है, पर उस पर अपने फिर कभी चर्चा करेंगे। पराश्रव्य में क्या होता है, 20,000 आवृत्ति से ज्यादा जिनकी तरंगों की आवृत्ति होती है वो होती है पराश्रव्य। हमारे कान इसे सुन नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सुन सकते भाई। लेकिन इसके कुछ ना अपवाद हैं, जैसे कुछ जानवर होते हैं वो इसे सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, चमगादड़ हो गया। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ये 3 एग्जाम्पल, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ होते हैं ना, वो 20,000 Hz से ज्यादा वाली आवृत्ति तरंगे भी, या आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को भी वो सुन सकते हैं। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, वो उससे ज्यादा वाली तरंगों को सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब ये ध्वनि तरंगे आप उत्पन्न कैसे कर सकते हो, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। कैसे उत्पन्न कर सकते हो, गाल्टन की सीटी, याद रखना है, गाल्टन की सीटी, दाब वैद्युत प्रभाव या वैद्युत दाब प्रभाव से क्वार्टस के क्रिस्टल कंपन, ये 3 विधियां होती हैं जो 12th क्लास में या 11th क्लास में आप फिजिक्स पढ़ते हो, तो वहां पर ये तीनों विधियां डिटेल से बताई जाती हैं। बस अभी आप इसका नाम याद रखो, आपका काम चल जाएगा। कैसे, गाल्टन की सीटी और दाब वैद्युत प्रभाव और क्वाड्रेट्स के क्रिस्टल कंपन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। ठीक है, दिमाग में अटक जाए तो ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर अगर नॉर्मल क्वेश्चन बनाता है तो यहीं से बनाता है, ज्यादा डीप में नहीं जाता इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता है फिर। चलिए, अधिक आवृत्ति के कारण
अधिक आवर्ती कोण होने के कारण इनकी ऊर्जा भी क्या होती है, अधिक होती है। आवर्ती अधिक तो ऊर्जा भी अधिक होती है, आवर्ती अधिक तो ऊर्जा भी अधिक। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आवर्ती अधिक है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? अगर किसी तरंग की आवर्ती ज्यादा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? अगर किसी भी तरंग की आवर्ती ज्यादा है तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? वेरी गुड आंसर दिया है एक आधे बच्चे ने। तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तरंग दैर्ध्य होगी हमारी, क्या होगी तरंग दैर्ध्य? कम। क्या होगी? कम। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो याद नहीं है, तो पिछली वाली क्लास में जाइए, तरंग गति वाली क्लास को देखिए। ठीक है, लाइट चली गई है पर 2-4 लाइनें रह गई हैं, तो इसको खत्म, यही क्लास को संपन्न करेंगे इसको। ठीक है, तो अब अगली बात कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण, तरंग दैर्ध्य कम है इन तरंगों की, तो पतले किरण पुंज के रूप में, किसके रूप में? पतले किरण पुंज के रूप में। यानी कि किरण पुंज का मतलब क्या होता है? किरण का एक समूह इकट्ठा कर लिया जाता है, किरण का एक समूह इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें दूसरी बात अगर आप देखोगे तो किरण किसी, आप कहोगे कि सर किसी लड़की का नाम ले रहे हो, तो लड़की का नाम नहीं है अभी, किरण एक अलग चीज होती है। हाँ, लड़की का नाम रख लेते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो इसमें पतले किरण पुंज के रूप में से दूर तक भेजा जा सकता है। अब देखो इसको कैसे भेजा जाएगा, इस थोड़ी सी इस बात को थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। आप सभी के मोबाइल में व्हाट्सएप होगा, सभी के मोबाइल में व्हाट्सएप होगा, तो आप आजकल का ट्रेंड क्या है, जैसे मेरे को टाइप करना मुश्किल लगता है व्हाट्सएप पे, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजता हूं। तो आप जहां पर वॉइस रिकॉर्डिंग यहां से करना आप शुरू करते हो, तो पहले आपके तरंगों की जो आवृत्ति है ना, वो इस तरह से चलती है, जैसे आपने बोला इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, है ना। इस तरह से आप देखना, जब वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, ये जगह जो खाली है ना, उस टाइम आपने कुछ नहीं बोला होता, ये जगह जो खाली है इस टाइम आपने कुछ नहीं बोला होता, ये जगह जो खाली है इस टाइम आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन यहां पर आप बोल रहे हो कुछ ना कुछ, यहां पर आप जोर से बोल रहे हो, यहां पर आप थोड़ा कम बोल रहे हो लेकिन जोर से बोल रहे हो, इस तरह से यहां पर आप बोल रहे हो, यानी कि ये जगह खाली, यहां पर आपने कुछ नहीं बोला। तो ये तरंगों के पुंज बने हैं, किरणों के समूह बने और इसे आप दूर तक भेज सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया है कि तरंगों को कैसे दूर तक भेजा जाता है। आगे देखिए, इसके एग्जाम्पल्स हैं संकेत भेजने में, संकेतों को भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया अभी, समुद्र की गहराई पता लगाने में, क्योंकि इनकी आवृत्ति होती है ज्यादा आवृत्ति है, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा गहराई तक जाती है, इसलिए क्या होता है, समुद्र की गहराई आप इसमें पता लगा सकते हो। कीमती कपड़ों, वायुयान और घड़ियों के जो उसके पार्ट्स होते हैं उनको साफ करने में, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं है, पर फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, आपका काम चल जाएगा। कारखानों की चिमनियों को साफ करने में, जो कारखाने होते हैं आपने देखे ही होंगे कल कारखाने जिसमें चिमनियां लगी होती हैं, तो उसके ऊपर चिमनियों पर कालिख लग जाती है, जिससे क्या होता है, थोड़ा सा वो खराब होने के प्रभाव से क्या किया जाता है, उसको साफ कर दिया जाता है, तो वो खराब होने से बच जाती हैं। दूध में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। ये 2-4 बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। क्यों इनका उपयोग किया जाता है, ये तरंगों को ध्यान से देखो तो प्यारे बच्चों, पराश्रव्य है, आवृत्ति बहुत ज्यादा है इनकी, आवृत्ति क्या है, बहुत ज्यादा है, आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा होती है, इस वजह से संकेत भेजने में ये दूर तक जाती हैं। समुद्र की गहराई में, कीमती कपड़ों के उपचार में, कारखानों की चिमनियों को हटाने में, दूध में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोगों के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, बहुत और मतलब आप चिकित्सा में भी इसका उपयोग कर सकते हो। यह हमारी ध्वनि तरंगों का कंसेप्ट होता है कंप्लीट, और इस टॉपिक को करते अपने यही समाप्त। अगला टॉपिक रहेगा अपना केमिस्ट्री का, ज्यादा मेरा फोकस रहेगा बायोलॉजी पर, क्योंकि लैब असिस्टेंट में मैंने आपको बायोलॉजी करवाने का प्रॉमिस किया है, तो फटाफट बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक अपने साथ के साथ चलते रहेंगे, इसमें कोई आपको परेशानी होने वाली नहीं है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और फिर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे बता देना, मैं आपका जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।